आज की इस वार्षिक सभा में हम सबके मध्य विराजमान आदरणीय केशवन जी, आदरणीय सिक्का साहब, टीएमए के सभी सदस्य महानुभाव और उपस्थित सज्जनों, वार्षिक सभा की इस बैठक में मैं आप सबके मध्य उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ और इस अवसर का आप सब ने साक्षी बनने का यह मौका मुझे उपलब्ध कराया। इसके लिए टीएमए का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज केशवन साहब की जगह सिक्का जी ले रहे हैं और आगे वह अध्यक्षता का कार्यभार संभालेंगे। केशवन जी एक लंबे कालखंड से टीएमए की अगुवाई कर रहे थे। उनकी सूझबूझ, उनकी कुशलता, उनका संपर्क, उनकी योग्यता और अनुभव, उसका लाभ टीएमए को भी मिला और इंडस्ट्री को भी मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां केशवन साहब ने इस यात्रा को छोड़ा है, सिक्का साहब पूरी शिद्दत के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें उनको सफलता मिलेगी। ऐसी ईश्वर से इस अवसर पर मैं कामना करता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आमतौर पर हम जब देश के पूरे परिदृश्य को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कृषि देश का एक पार्ट है। यह सही भी है, लेकिन किसी भी देश में क्षेत्र तो काम करने के बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रधानता किसी एक ही क्षेत्र में होती है और वही देश अच्छा होता है जो अपनी प्रधानता को स्वीकार करे, उस पर गर्व करे, उसको आगे बढ़ाने के लिए नीतियों का सृजन करे और पूरे गौरव के साथ उसको बढ़ाने का प्रयत्न करे। जब हम भारत में देखते हैं तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कृषि हमारी प्रधानता है और धर्म हमारी प्रधानता है। कृषि के क्षेत्र को अगर हम अनुभव करेंगे तो ध्यान में आएगा कि कैसी भी आर्थिक प्रतिकूलता देश के सामने आए, लेकिन कृषि की अर्थव्यवस्था उस प्रतिकूलता का सामना करने का सामर्थ्य रखती है। कोविड के पूर्व भी कई बार दुनिया में और देश में मंदी का दौर आया, लेकिन कृषि की अर्थव्यवस्था सीना तानकर उस अवस्था में खड़ी रही। अभी पिछले कुछ दिनों में हम कोविड का संकट का सामना कर रहे हैं। सारी दुनिया इस संकट से जूझ रही थी। कैसे निकलेंगे यह सूझता नहीं था और जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थीं वो कहीं ना कहीं चरमरा गईं। लेकिन ऐसी स्थिति में आप सब ने अनुभव किया कि भारत की प्रधानता कृषि है, इसलिए कृषि के क्षेत्र में कदम पीछे नहीं हटे
बल्कि आगे ही बढ़े। जब मार्च 20 में लॉकडाउन हुआ था, उस समय आवाजाही पूर्णतः बंद थी, फसल कटाई के लिए खड़ी थी, किसान को अपनी फसल बेचना भी था, सरकार को खरीदना भी था, मंडियां बंद थीं और देश भर में परिवहन भी प्रभावित था। लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। संपर्क करें और संपर्क मिल भी जाए तो प्रत्यक्ष मिलने में घबराहट थी। लोग सोचते थे काम बाद में कर लेंगे, पैसा बाद में कमा लेंगे, पहले तो जान बचाने की कोशिश करो। ऐसी परिस्थिति में मार्च में ही जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रधानता को स्वीकार किया है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में कामकाज न रुके। इस दृष्टि से लॉकडाउन की अवधि में भी छूट दी गई, किसान को भी छूट दी गई, उपार्जन की भी व्यवस्था की गई। लॉजिस्टिक के लिए सरकार जो समन्वय बनाने का प्रयास कर सकती थी, किसान सारथी ऐप के माध्यम से लाखों परिवहन वाहन एक दूसरे से संपर्क हो सकें और खाद्यान्न का परिवहन न रुके, यह व्यवस्था की गई। कंट्रोल रूम खोले गए और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि किसान ने जो परिश्रम किया वो फसल के रूप में विगत वर्ष की तुलना में अधिक हुआ। सरकार ने जो उपार्जन किया वो गत वर्ष की तुलना में अधिक हुआ। और ऐसी संकटकालीन परिस्थिति में जब जूझ रहे थे तो किसान ने अगले सीजन की बुआई में भी किसी का इंतज़ार नहीं किया। अगले सीजन की बुआई भी गत वर्ष की तुलना में उसने अधिक करने का काम किया। पैदावार भी बढ़ रही है, उपार्जन भी बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था में योगदान भी बढ़ रहा है, जीडीपी में भी हिस्सा बढ़ रहा है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली जो इंडस्ट्री है, चाहे वो उपकरण से संबंधित इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, सारी की सारी इंडस्ट्री ने अपना कामकाज ही नहीं किया, बल्कि इस अवसर पर उन्होंने अधिक बिक्री करके देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में सफलता प्राप्त की है। यह इसलिए संभव हुआ कि हमने कृषि की प्रधानता को स्वीकार किया, बाकी सब चीज़ों को पीछे रखा, इस सेक्टर को लॉकडाउन की अवधि में भी खोला और जो सहूलियतें प्रदान की जा सकती थी वो प्रदान की। तो कृषि ने हमारी अर्थव्यवस्था में जो अपेक्षित योगदान था वो देने में देश की मदद की। इसलिए जब कृषि की प्रधानता हमारे देश में है तो निश्चित रूप से इसको प्राथमिकता पर सबने मिलकर बल देना चाहिए। यह समय की आवश्यकता है, क्योंकि जो ताकत मेरे पास है वह ताकत मेरी पूंजी है। उस ताकत को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो उसको जल्दी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन नई ताकत के क्षेत्र में नहीं जाना ऐसा मेरा कहना नहीं है। लेकिन नया काम शुरू करेंगे तो हमें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो नया काम भी शुरू करें, लेकिन अपनी मूल ताकत को हम आगे बढ़ाएं, यह निश्चित रूप से जरूरी है। और इसलिए ऐसी प्रतिकूलता में भी कृषि के क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया और ये हम सबके लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। ऐसे ही दूसरी प्रधानता हमारे देश में धर्म की है। धर्म की जब मैं बात करता हूँ तो यह कोई पूजा पद्धति की बात नहीं है।
देश में अनेक मजहब को मानने वाले लोग निवास करते हैं, अनेक पूजा पद्धतियां हैं। कोई किसी को माने इसकी बाध्यता नहीं है, कोई किसी को न माने इसकी बाध्यता नहीं है। सब अपने अपने मतों को मानने के लिए हमारे लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धर्म की प्रधानता है। प्रधानता क्यों है? आज केशवन जी आपको अगर ये कहें कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री जनवरी में नहीं अक्टूबर में शुरू करो, लेकिन जिस धर्म को आप मानते हो उस धर्म का कोई भी संत या मार्गदर्शक आपको कहे कि आप इंडस्ट्री को जनवरी की जगह नवंबर में शुरू करो, तो आपके मन में द्वंद्व हो जाएगा। आपको लगेगा केशवन जी तो टीएमए के अध्यक्ष हैं, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति तो है नहीं, ईश्वर से उनकी भी दूरी उतनी है जितनी मेरी है। लेकिन मेरे धर्म का जो संत है, इसको मैं श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ, यह प्रभु के ज़्यादा नज़दीक है और प्रभु को साक्षी मानकर यह सलाह दे रहा है कि नवंबर में इंडस्ट्री शुरू करना चाहिए। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ मेरी बात से सहमत होंगे कि केशवन जी की जगह वह उस संत की बात को ज़्यादा प्रधानता देंगे। ये इस बात की ओर संकेत करती है कि हमारा देश और हमारे देश में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में धर्म की प्रधानता को महत्व देता है। और धर्म की प्रधानता और कृषि की प्रधानता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ये प्रधानताएं हैं और इसलिए इन दोनों को हमारी दृष्टि से किसी भी समय ओझल नहीं होने देना चाहिए। भौतिक युग में स्वाभाविक रूप से जो सामूहिक विचार होता था, जो सार्वभौमिक विचार होता था, जो समाज को अंगीकार होता था, वह धीरे धीरे एकांगी विचार में बदलता गया। आज कोई इंडस्ट्री में काम करता है तो वो इंडस्ट्री पर गौरव करता है, कोई खेत में खेती करता है तो वो अपने खेत पर गौरव करता है, कोई ट्रेडिंग करता है तो उसको ट्रेडिंग पर गौरव है। लेकिन एक समय था कि अगर हम अपनी पुरानी पद्धति पर ही जाएं और उस पर विचार करें तो हमारी पुरानी पद्धति और हमारी संस्कृति यह कहती है कि जो धरती पर है वह सब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर किसान है तो इंडस्ट्री का महत्व है, और इंडस्ट्री है तो किसान को काम करने में सहूलियत है। किसान है तो खाद्यान्न का उत्पादन करेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो वह उसके खाद्यान्न को खरीदेगी। तो जो कुछ भी है वो एक दूसरे के साथ पूरक है। यह भाव धीरे धीरे लोप होता जा रहा है। हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि सब एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के बिना इंडस्ट्री नहीं और इंडस्ट्री के बिना किसान की उन्नति नहीं, और दोनों के बिना देश की उन्नति नहीं। यह भाव जब लोगों के मन में फिर से प्रतिष्ठित करने का हम प्रयास करेंगे तो समाज को भी आगे बढ़ा सकेंगे, अर्थव्यवस्था को भी बल दे सकेंगे, और भारत को जो विश्व गुरु बनाने का स्वप्न हमारे पूर्वज देखते रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। मैं समझता हूँ उनका वाक्य आज
साकार होने की स्थिति में सने सने बढ़ता जा रहा है। शायद हम सब लोग अपनी आँखों से देख सकने में उसे सफल हों। तो ऐसी स्थिति में जो आवश्यक अपेक्षाएं समाज की और देश की हैं, उन अपेक्षाओं की दृष्टि से हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। खेती के क्षेत्र में आपके द्वारा बनाए गए उपकरण, उनसे निश्चित रूप से खेती करना बहुत आसान हुआ है। खेती का रकबा बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, काफ़ी सरलता हुई है। मैं इस अवसर पर एक दो आग्रह आपसे करना चाहता हूँ। हमारे देश में 80% छोटा किसान है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। आपने अनुभव किया होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभालने के बाद लगातार उनकी कोशिश रहती है कि जो छोटा किसान है उसके जीवन में बदलाव कैसे आए। तो फिर पीएम किसान योजना है, वो महंगी फसलों की ओर जाए, टेक्नोलॉजी से जुड़े, एफपीओ के अंतर्गत आए, उसकी खेती में होने वाली जो लागत है वो कम हो, एमएसपी बढ़ाया जाए, सरकारी खरीद गेहूं और धान के साथ साथ दलहन और तिलहन की भी की जाए। लगातार अनेक योजनाओं के माध्यम से हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं। आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि सामान्य तौर पर हमारी कल्पना है कि जो व्यक्ति कृषि उपकरण को खरीद सकता है, उसके पास इतना रकबा है, वो खरीद सकने में सफल हो जाता है। दूसरा एक कल्पना है कि छोटे किसानों के लिए जगह जगह कस्टम हायरिंग सेक्टर भी बनना चाहिए। उसके लिए भी सरकार ने प्रयास किया है। सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर कोई बनाए और उस पर उपकरण खरीदे और वो छोटे जोत के किसानों के काम आए। इसके लिए 80% तक सब्सिडी भी प्रदान करती है। लेकिन हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि छोटा किसान भी अपनी मालिकी का उपकरण खरीद पाए और वह छोटी खेती में वाइबल हो पाए। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम सब लोगों को कदम बढ़ाने चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कृषि उपकरण से जो संबंधित उद्योग हैं, उनका अधिकांश उत्पादन इंडिया में ही होता है और एक तौर से मेक इन इंडिया की बड़ी पूंजी हमारी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री है। अब हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि भारत के द्वारा बनाई गई चीज़ों को अब दुनिया में हल्की भावना से नहीं देखा जाता। चाहे भारत का मैन पावर हो, चाहे भारत का स्किल्ड पावर हो, चाहे भारत की मशीन हो, उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, विश्वसनीयता की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट हो सके, इस दृष्टि से हमारी इंडस्ट्री को निश्चित रूप से विचार करके प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा एक आग्रह और करना चाहता हूँ। आप सब टीएमए के महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि किसान ही हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार मैं बोलता रहता हूँ कि अगर किसान खेती करना छोड़ दे तो मैं तो खेती करने वाला नहीं हूँ, आप भी खेती करने वाले नहीं हूँ। तो पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन खेती करने वाला अगर खेती नहीं करेगा तो फिर खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं होगी, तो पैसा होगा भी तो हम करेंगे क्या। इसलिए खेती करने वाला खेती की ओर प्रवृत्त हो और नए लोग भी खेती की ओर प्रवृत्त हों। इस मामले में 2 चीज़ें हैं कि नए लोगों का खेती की तरफ रुझान बढ़े और खेती में
अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो पाए। इस दिशा में आप सब लोग अपनी अपनी इंडस्ट्री के माध्यम से कुछ कुछ प्रयोग करते रहते हैं। मुझको भी कई बार कुछ लोग मिलते रहते हैं तो बताते हैं ये प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया। स्वाभाविक रूप से हर एक को लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ ये दूसरों को दिखाऊं और दूसरों से प्रशंसा पाना, अच्छा करना, उससे संतुष्टि भी मिलती है। लेकिन उदाहरण बहुत सारे बन सकते हैं, पायलट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उदाहरण और पायलट प्रोजेक्ट से काम नहीं चलेगा। देश की 70% आबादी गांव में निवास करती है और खेती में, चाहे वो मालिकी करती हो चाहे मजदूरी करती हो, लेकिन खेती पर ही वो निर्भर है। उसकी ताकत कैसे बढ़े, और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए सबसे नीचे के स्थान पर अगर कोई एजेंसी है, कोई संस्थान है जो समग्र देश में विद्यमान है, भारत सरकार द्वारा पोषित है, वो है कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र उन जिलों में भी है जिन जिलों में अच्छी खेती होती है, उन जिलों में भी है जहाँ खेती की और संभावनाएं हैं, अच्छी खेती हो, इस दिशा में वो योगदान कर रहा है। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र की अपनी क्षमताएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। वो जितना काम कर सकते हैं, जितना ज्ञान, विज्ञान, तकनीक उनके पास है, वो आम छोटे किसान तक पहुंचाने में समर्थ नहीं है। और इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी बैठक में जब विषयों पर विचार करें तो एक विषय ये भी हम रख सकते हैं कि क्या इंडस्ट्री ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र जो दुर्गम क्षेत्रों में हैं या जिन क्षेत्रों में कृषि की संभावनाएं और ज़्यादा प्रबल हैं, अगर हम कृषि विज्ञान केंद्र को गोद ले लें और कुछ कुछ राशि CSR से, प्रशिक्षण की दृष्टि से कृषि विज्ञान केंद्र के साथ समन्वय करके खर्च करें, तो जो किसान गांव से चलकर कृषि विज्ञान केंद्र नहीं आ पाता, वो ज्ञान, विज्ञान और तकनीक से वंचित है, इसलिए उसकी ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो आपकी मदद कृषि विज्ञान केंद्र के ज्ञान और विज्ञान को गांव के उस किसान तक ले जाएगी और उस किसान के जीवन में भी तब्दीली लाएगी और उस किसान को मुनाफे की खेती करना भी सिखाएगी। और वह किसान जब समर्थ होगा तो निश्चित रूप से आने वाले कल में उसका योगदान इंडस्ट्री के लिए भी होगा, उसका योगदान देश के लिए भी होगा। इस दिशा में आप सब विचार करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। आज इस अवसर पर सिक्का जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी इस सभा में अच्छे विषय डिस्कस हों और उसके अच्छे निष्कर्ष आएँ और मुझे भी निष्कर्ष वो पहुँचें। मैं कोशिश करूँगा विचारपूर्वक उनको देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप सब ने इस अवसर पर मुझे याद किया, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय भारत।